ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में पर्दे के पीछे एक बड़ा पावर गेम खेला गया है। दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा दांव चला है जिसका असर सीधे केंद्र की सत्ता पर पड़ने वाला है। तो आखिर अमित शाह ने ऐसा कौन सा चला दांव जिससे बदल गया दिल्ली का नंबर गेम, आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। महाराष्ट्र की राजनीति को समझना अक्सर ही बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं होती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने एक बार फिर अपनी रणनीति से सभी को चौंका दिया है। पिछले कई महीनों से चल रही उथल पुथल के बीच अब जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी राहत और विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। जी हां, खबरों की माने तो शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के 8 सांसद अब मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये केवल एक संख्या का खेल नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा और साख की लड़ाई है जो पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनी हुई थी। दोस्तों, महाराष्ट्र हमेशा से ही देश की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ की सरकारें अक्सर दिल्ली की सत्ता को दिशा देती हैं। शरद पवार जैसे अनुभवी नेता का कद सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी उनकी भूमिका अहम रही है। ऐसे में अगर शरद पवार के सांसद किसी भी रूप में केंद्र सरकार के समर्थन में आते हैं तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है। आपको बता दें कि एनसीपी के टूटने के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई, एक शरद पवार गुट और दूसरा अजित पवार गुट। अजित पवार भाजपा के साथ महायुति सरकार का हिस्सा बने और महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल हुए, वहीं शरद पवार गुट विपक्ष में रहा। तब से लगातार सवाल उठते रहे कि क्या दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं, क्या पवार परिवार की राजनीति फिर से एक मंच पर आएगी। वहीं पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थी कि दोनों एनसीपी गुटों के बीच बातचीत चल रही है। खुद अजित पवार चाहते थे कि पार्टी फिर से एक हो जाए। उनकी शरद पवार से मुलाकात की खबरें भी लगातार सामने आई। अब इन बैठकों को सिर्फ पारिवारिक या फिर भावनात्मक मुलाकात मानना थोड़ी सी भूल होती। असल में इसके पीछे राजनीतिक गणित और सत्ता का संतुलन था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम भूमिका भाजपा की रही। भाजपा चाहती थी कि एनसीपी का विलय हो जाए। वजह साफ थी कि अगर दोनों गुट एक हो जाते हैं और एनसीपी महायुति का हिस्सा बनी रहती है तो केंद्र में एनडीए को शरद पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन मिल जाएगा और ये समर्थन मोदी सरकार की संसद में स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी रणनीति हमेशा से ही लंबी चाल वाली होती है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र की मजबूती को ध्यान में रखकर बिसात बिछाई। एनसीपी के विलय की चर्चा इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती रही है। कहा जा रहा है कि शाह जानते थे कि शरद पवार के सांसद अगर साथ आते हैं तो कई राजनीतिक समीकरण अपने आप बदल जाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि शरद पवार इस पूरे खेल में क्यों राजी दिख रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में कभी कभी मजबूरी और समझदारी के बीच की रेखा बहुत ही पतली होती है। उम्र, पार्टी की टूट, बदलते हालात और केंद्र के रिश्ते, इन सबको देखते हुए शरद पवार के लिए ये सौदा नुकसान का नहीं दिखता है। सत्ता के करीब रहना, पार्टी को बचाए रखना और राजनीतिक कनेक्शन बनाए रखना, ये सब इस फैसले के पीछे हो सकते हैं। इसलिए अजित पवार की एनसीपी इस कहानी के केंद्र में है। उन्होंने भाजपा के साथ जाकर पहले ही बड़ा कदम उठा लिया था। अब अगर पार्टी का विलय होता है तो वो खुद को सही साबित कर सकती है। ऐसे में उनके लिए ये सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक भविष्य का भी सवाल
सवाल है और विलय से उनकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसी बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। अजित पवार से जुड़ी खबरों ने राजनीति में हलचल मचा दी। उनकी मौत की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उनकी पार्टी से लेकर के महाराष्ट्र समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि इसके बावजूद एनसीपी के विलय की चर्चाएं थमी नहीं है। संकेत साफ है कि यह प्रक्रिया रुकी नहीं है बल्कि सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी को जिला परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद दोनों गुटों के विलय की औपचारिक घोषणा हो सकती है। चुनावी नतीजों के बाद माहौल साफ होगा और राजनीतिक फैसले लेना आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अब सभी की नजरें इस तारीख पर टिकी हुई हैं। हालांकि खबरें ये भी कहती हैं कि शरद पवार और भाजपा हाईकमान दोनों इस फॉर्मूले पर राजी हैं। अगर ऐसा है तो यह सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव होगा। एनसीपी का महायुति में बने रहना और केंद्र में एनडीए को अतिरिक्त समर्थन मिलना, ये दोनों बातें भाजपा के लिए फायदेमंद हैं। केंद्र की मोदी सरकार के लिए यह समर्थन बेहद अहम है क्योंकि संसद में संख्या बल मजबूत होगा। किसी भी बड़े फैसले या फिर बिल के समय सरकार को अतिरिक्त सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी और शरद पवार जैसे नेता का समर्थन राजनीतिक रूप से भी सरकार की साख बढ़ाता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। अगर शरद पवार गुट के सांसद सरकार के साथ जाते हैं तो विपक्ष की एक मजबूत आवाज कमजोर पड़ जाएगी। इससे विपक्षी एकता को भी बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में भी सत्ता का संतुलन भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एनसीपी का विलय होने से महायुति और भी ज्यादा मजबूत होगी। इससे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को सीधा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, ये पूरा मामला फिर से एक बार दिखाता है कि राजनीति में नैतिकता से ज्यादा गणित काम करता है। जो कि कल तक विरोधी थे जो एक दूसरे के, आज साथ आते दिखाई दे रहे हैं। और कहा भी जाता है कि सत्ता की राजनीति में स्थायी दोस्त या फिर दुश्मन कोई नहीं होते हैं, सिर्फ हित होते हैं। वहीं शरद पवार की राजनीति हमेशा से ही व्यवहारिक रही है। उन्होंने कई बार समय के हिसाब से फैसले लिए हैं। यह कदम भी उनकी उसी राजनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है जहां टकराव से ज्यादा समझौते को तवज्जो दी जाती है। ऐसे में अगर ये पूरा फॉर्मूला सफल होता है तो इसे अमित शाह का पवार पंच कहा जाएगा। एक ऐसे नेता को अपने पक्ष में लाना जो लंबे समय तक भाजपा का विरोधी रहा हो, यह आसान काम नहीं है। लेकिन यही अमित शाह की राजनीतिक खासियत मानी जाती है और आने वाले दिन बेहद अहम है। 9 फरवरी के बाद तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि क्या वाकई एनसीपी का विलय होगा और क्या शरद पवार के 8 सांसद खुलकर मोदी सरकार का समर्थन करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिसात पर खेली गई इस चाल ने बाजी पलट दी है। अगर शरद पवार के 8 सांसद मोदी सरकार के साथ आते हैं तो ये एनडीए के लिए बड़ी जीत होगी और विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब देखना यह है कि ये सियासी स्क्रिप्ट आखिरी सीन में क्या मोड़ लेती है। क्या सच में दोनों एनसीपी का आपस में विलय होगा और क्या एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसद मोदी सरकार का हाथ थामेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।